जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बाबा साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विषाणु को पढ़ेंगे। विषाणु के अंदर जो भी आपको सवाल मिलेगा, जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे, उन सारे सवालों को देखेंगे और विषाणु से होने वाला जो भी रोग है उनको एक ट्रिक के साथ में देखेंगे। तो अगर आप पहली बार बाबा साइंस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा ट्रिक क्या है। तो विषाणु से होने वाले सब रोग हैं। देखिए, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल को हम लिए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको सुनने की कोशिश कीजिए। विषाणु से होने वाला रोग है, इसके लिए पहले हम आपको ट्रिक को पढ़ देते हैं एक बार। पहले ट्रिक को आप यहाँ पे सुन लीजिए कि ट्रिक का नाम क्या है। जो ट्रिक है, जो इसका ट्रिक का नाम जो हमने रखा है, ये ट्रिक का नाम रखा है कि विष्णु मिनी को चिप्स दे रे, ये लो जी अब ई मजे में है। आपको इसी प्रकार याद रखना है कि विष्णु मिनी को चिप्स दे रे, ये लो जी अब ई मजे में है। तो ठीक है, अब आप सवालों को, सारे सवालों को सुनिए। सारे इस ट्रिक पे जो आएगा, इस ट्रिक पर जो भी बैठेगा आप इसको याद रखिए। अब देख लीजिए, मी से हो गया मिजल्स, मी से मिजल्स हो गया, इसे कि रूबेला भी कहा गया। नी से हो गया निपाह, को से हो गया कॉमन कोल्ड, ची से हो गया चिकन पॉक्स, प से हो गया पोलियो, स से हो गया स्मॉल पॉक्स, द से हो गया डेंगू, रे से हो गया रेबीज, येलो से हो गया येलो बुखार यानी कि येलो फीवर यानी कि पीला पीला बुखार जिसको कहते हैं, जी से हो गया जीका। अब यहाँ पे साइलेंट है। और ई से याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा, अब म से याद रखिएगा मम्स, जे से याद रखिएगा जेनाइटल वाटर, अब मे से याद रखिएगा मेनिंजाइटिस, और हे से याद रखिएगा हेपेटाइटिस या फिर हर्पिस, हेपेटाइटिस और हर्पिस। और ये एड्स को भी याद रखिएगा कि एड्स भी विषाणु से होने वाला ही रोग है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ट्रिक हमारा क्या है, ट्रिक हमारा क्या है, जो ट्रिक हमने बनाया है, इस ट्रिक का नाम रखा है कि विष्णु मिनी को चिप्स दे रे, येलो जी अब ई मजे में है। ट्रिक को याद रखना है, विष्णु मिनी को चिप्स दे रे, येलो जी अब ई मजे में है। हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं, आप एक बार फिर से सुन लीजिए, उसके बाद हम ट्रिक पर आपको समझा देंगे। आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए। जो मिजल्स है, मी से है मिजल्स है, नी से निपाह है, को से है कॉमन कोल्ड, ची से है चिकन पॉक्स, प से है पोलियो, स से है स्मॉल पॉक्स, द से है डेंगू, रे से है रेबीज, येलो से है येलो फीवर, और जी से है जिक्का, ई से है इन्फ्लुएंजा, म से है मम्स, जे से है जेनाइटल वाटर, मे से है मेनिंजाइटिस, हे से है हेपेटाइटिस और हर्पिस। और एड्स भी विषाणु से होने वाला ही रोग है। ठीक है, तो आप इसको इतना याद रखिए। अब देखिए, ट्रिक को हम बड़े में लगाए हुए हैं। ट्रिक को फिर से एक बार सुनिए। हम यहाँ पे बताते हैं, विष्णु से आपको याद रखना है विषाणु। ये जो विष्णु है, इस विष्णु से आपको याद रखना है कि विषाणु है। ठीक है, विषाणु है, इसको याद रखिएगा। विष्णु से विषाणु। अब मी से याद रखिएगा मिजल्स, और नी से याद आपको रखना है, नी से याद रखना है निपाह। अब को से याद रखना है कॉमन कोल्ड, जो सर्दी जुकाम होता है, यानी कि सामान्य सर्दी जुकाम होता है। कॉमन कोल्ड ये वायरस के कारण ही होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ची से याद रखना है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को यहाँ हम लोग क्या कहते हैं, छोटी माता भी कहते हैं। चिकन पॉक्स को छोटी माता भी कहते हैं, छोटी माता भी कहा जाता है चिकन पॉक्स को। अब याद रखिएगा। अब प से याद रखना है पोलियो, और स से याद रखना है स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स से यह मत समझ लीजिएगा कि छोटी माता, स्मॉल पॉक्स को कहा जाता है बड़ी माता। याद रखिएगा, स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दे से याद रखिएगा डेंगू, दे से आपको याद रखना है डेंगू, और रे से याद रखना है रेबीज, और येलो से याद रखना है आपको, येलो से याद रखना है क्या, येलो फीवर। इसी को हम लोग कहते हैं पीला बुखार भी कहते हैं, येलो फीवर यानी कि पीला बुखार भी कहते हैं। और जी से याद रखना है क्या, जीका, जीका जो वायरस होता है। और अब यहाँ पे साइलेंट है, अब यहाँ पे साइलेंट है। और ई से याद रखना है इन्फ्लुएंजा, ई से याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा। अब म से याद रखना है मम्स को, और जे से याद रखना है जेनाइटल वाटर को, अब मे से याद रखना है मेनिंजाइटिस को, ह से याद रखना है, ह से याद क्या रखना है, हेपेटाइटिस या हर्पिस को। ठीक है, जो ये मम्स है, जो मम्स होता है उसे गलसोथ रोग भी कहा जाता है। तो आप इतना याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कुछ सवालों को। जो ट्रिक से हमारा जो बनने वाला था वो हम सारा ट्रिक से हम आपको बता दिए हैं। आप इसको 1 2 बार 3 बार 4 बार आप देख लीजिएगा, आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। तो ट्रिक को नाम रखना है, ट्रिक को क्या रखना है, विष्णु मिनी को दे रे, मिनी को चिप्स दे रे, येलो जी अब ई मजे में है। विष्णु से याद रख लेना है आपको विषाणु। तो विषाणु से होने वाला जो भी रोग है आप में इस पर
बैठा लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, आगे हम कुछ सवालों को अब देख लीजिए। देखिए यहाँ पर यही आपका विषाणु का चित्र है, जो विषाणु का एक कटा हुआ आपको यही चित्र है, जो आपको मेनली जो विषाणु में जो देखने को मिलेगा, आपको जो मेनली विषाणु में देखने को मिलता है ये यही संरचना देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो वायरस आपको जो वायरस जो होता है, विषाणु जो वायरस होता है, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा। ये जो आपको है, ये जो है आपका जो, ये जो आपको क्या है, इसमें आपको डीएनए देखने को मिलेगा, डीएनए देखने को मिलेगा, या तो फिर आरएनए देखने को मिलेगा, या तो आपको डीएनए देखने को मिलेगा या तो आरएनए को देखने को मिलेगा। इसी डीएनए या तो आरएनए को इस वायरस में कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, इसी डीएनए और आरएनए को वायरस में न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखिएगा प्रोटीन कोट भी मिलेगा। इसमें जो प्रोटीन कोड होता है, प्रोटीन कोट जो होता है उसको कैप्सिड कहा जाता है। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये प्रोटीन कोट जो है, प्रोटीन कोट है, उसको कैप्सिड कहा जाता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसमें आवरण भी मिलेगा, बाहर बाहर जो होता है वो आवरण भी मिलता है, जिसको एनवलप कहा जाता है। और ये जो एनवलप जो होता है, ये बाहर बाहर वाला जो संरचना है, यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एनवलप। जो बाहर बाहर वाले जो ये संरचना है, जो बाहर बाहर वाले जो संरचना है, इसको एनवेलप कहा जाता है। और ये इस आवरण को एनवेलप कहा जाता है। ये जो ये आवरण जो बना होता है, ये जो आवरण बना होता है, ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। चलिए हम अपने कुछ और दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम अपने नोट्स का कटिंग लगाए हुए हैं, और इसी हम यहाँ पे आप देख लीजिएगा, साफ साफ यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ देख लीजिए। देखिए विषाणु जो है तो मुख्यतः तीन, किसी भी प्रकार का जो कोई भी विषाणु होगा उसमें मुख्यतः तीन बातें जरूर मिलेगी आपको। उसमें डीएनए और या तो आरएनए देखने को मिलेगा, डीएनए या तो आरएनए देखने को मिलेगा। एक साथ में ही दोनों नहीं रहेगा, चाहे तो डीएनए रहेगा चाहे तो आरएनए रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट है जिसको कैप्सिड कहा जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए बाहर वाली जो संरचना है, जो आवरण है, इसको एनवेलप कहते हैं। ये लाइपोप्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिए, जो ये वायरस जो है, जो वायरस है, जो आवरण है, जो एनवेलप है, ये कुछ कुछ वायरसों में नहीं देखने को भी मिलता है। हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप इसको याद रख लीजिएगा। जो डीएनए और जो डीएनए या तो आरएनए जो पाया जाता है उसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। यही मेनली वायरस का संरचना होता है। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं कुछ सवालों को। अब कुछ सवालों को हम देख लेते हैं। जो वायरस से जितने भी आपको सवाल पूछे जाते हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब वायरस से संबंधित। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है कहा, पहला सवाल में है, पहला सवाल है कि विषाणु शब्द का अर्थ होता है। तो विषाणु शब्द का अर्थ क्या होता है? विषाणु शब्द का अर्थ होता है विष। विषाणु शब्द का अर्थ जो होता है क्या होता है? विष होता है। या तो इसी को इंग्लिश में अगर लिखा रहेगा तो इसी को इंग्लिश में लिखते हैं बेनम, बेनम। इसी को इंग्लिश में अगर लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा बेनम। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, विष रहेगा या तो फिर इसी को रहेगा क्या? बेनम। तो विषाणु शब्द का अर्थ क्या होता है? विष या तो फिर बेनम। अब पूछा है कि विषाणु होते हैं, ये 2018 ग्रुप डी में पूछा हुआ था। 2018 ग्रुप डी में आपको हुबहू यही सवाल मिला था। जो विषाणु होते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन में मिला होगा अकोष्कीय, अकोष्कीय। अगर सेट लगाए होंगे तो आपको दिखा होगा जरूर, अकोष्कीय होगा, अकोष्कीय। इसी को अगर इंग्लिश में लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा ए सेलुलर, एक ए सेलुलर लिखा रहेगा। अकोशिकियों को ए सेलुलर भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, कहा कि विषाणु की खोज किसने किया? तो सभी को मालूम होना चाहिए किसने किया था? इवान विस्की ने, इवान विस्की ने, इवान विस्को ने। तो याद होना चाहिए इवान विस्की, इवान विस्की। अगर पूछ ले कि कब हुआ था विषाणु की खोज, कब किया गया था? तो 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए वान विस्की ने विषाणु की खोज कहाँ से किया था? तो वान विस्की ने विषाणु का खोज कहाँ से किया था? तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ से किया था? तंबाकू के पौधे से, तंबाकू के पौधे से खोजा गया था। तंबाकू के पौधे से, तंबाकू के पौधे से खोजा गया था। जो विषाणु, वान विस्की ने जो विषाणु को खोजा था वो कहाँ से खोजा था? तंबाकू के पौधे से। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, 5 नंबर सवाल है कि वायरोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? जो विषाणु का अध्ययन करते हैं, विषाणुओं का जो अध्ययन करते हैं उसको वायरोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें हमसे पूछा है कि वायरोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो वायरोलॉजी का जनक कहा जाता है, वायरोलॉजी का जनक कहा जाता है स्टैनली को। याद रखिएगा, वायरोलॉजी का जनक अगर पूछ ले कि किसे कहा जाता है तो वायरोलॉजी का जनक कहा जाता है स्टैनली को। और वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए ठीक है, अब देख लीजिए 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है कि सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी मानी जाती है। तो सजीव और निर्जीव के बीच जो कड़ी मानी जाती है कौन माना जाता है? विषाणु को कहा जाता है, विषाणु को कहा जाता है।
ठीक है। अगर ये निर्जीव वस्तु पर गिरा हुआ है तो ये मरा हुआ दिखेगा, और जैसे ही अगर सजीव में प्रवेश करता है तो अपना लक्षण ये मल्टीप्लिकेशन अपना स्टार्ट कर देता है, जनन अपना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी माना जाता है। चलिए आगे देख लीजिए 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि किसने कहा था कि विषाणु को रवेदार बनाया जा सकता है। यानी किसने कहा था कि विषाणु को रवेदार बनाया जा सकता है। इनका कहने का मतलब क्या था कि इन्होंने कहा था कि विषाणु को हम रवेदार बनाकर लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है, विषाणु को क्रिस्टलीकरण करके हम लंबे समय तक रख सकते हैं, और जब इसे फिर से डीक्रिस्टलीकरण किया जाएगा तो वो पहले वाला ही वायरस प्राप्त हो जाएगा। इनका ये कहना था, और इसी चीज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो किसने कहा था कि विषाणु को रवेदार बनाया जा सकता है? तो स्टैनली साहब ने कहा था। स्टैनली साहब ने आप क्रिस 3 फिल्म अगर देखे होंगे तो उसमें इस चीज को दिखाया गया है। जो काल का रोल किया है उसमें वायरस को बनाकर रखता है बोतलों में, तो आप इसको वहां पे देखे भी होंगे। तो किसने कहा था कि विषाणु को रवेदार बनाया जा सकता है? तो स्टैनली ने। इनका ही कहना था कि वायरस को क्रिस्टलीकरण करके यानी कि रवेदार बनाकर लंबे समय तक हम रख सकते हैं, जब इसे फिर से डीक्रिस्टलाइज किया जाएगा तो ये पहले वाला ही वायरस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इसी चीज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। 8 नंबर सवाल है कि किसने विषाणु को कंटेजियम बाइवम फ्लूइडियम कहा था? यानी कि किसने विषाणु को कंटेजियम बाइवम फ्लूइडियम कहा था? ठीक है, तो इसलिए ये कहा था किसने कहा था? बिजेरी नेक ने। तो आप इसको याद रखिएगा, बिजेरी नेक ने कहा था। बिजेरी नेक ने। किसने विषाणु को कंटेजियम बाइवम फ्लूइडियम कहा था? तो बिजेरी नेक ने। और किसने कहा था कि विषाणु को रवेदार बनाया जा सकता है? तो स्टैनली ने। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे 9 नंबर सवाल है कि अकेला विषाणु यानी कि जो सिंगल वायरस को क्या कहा जाता है? जो सिर्फ अकेला अगर विषाणु है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको विरियॉन कहते हैं। याद रखिएगा, उसको विरियॉन कहा जाता है, विरियॉन। ठीक है, जो अकेला वायरस होता है, जो सिंगल विषाणु होंगे उसको विरियॉन कहा जाएगा, तो आप इसको याद रखिए। अब 10 नंबर सवाल को देखिए कि विषाणु के प्रोटीन कोड को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया था 2018 ग्रुप डी में ये पूछा भी गया है कि विषाणु के प्रोटीन कोड को क्या कहा जाता है? तो कैप्सिड कहा जाता है। कैप्सिड। ठीक है, विषाणु के प्रोटीन कोड को क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। आगे देखिए 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल है कि संचरणात्मक रूप से एक विषाणु बना हो सकता है। अब वही बात पूछा है कि विषाणु मेनली रूप से किस से बना हो सकता है? तो विषाणु में आपको हमने अभी बताया था क्या होगा, इसमें आवरण होगा यानी कि एनवलप होगा। इसमें कैप्सिड भी होगा। जो प्रोटीन का जो कोट होगा उसको कैप्सिड कहा जाता है, तो होगा। और न्यूक्लियोइड भी होगा। न्यूक्लियोइड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? या तो आपको आरएनए देखने को मिलेगा, या तो आपको फिर डीएनए देखने को मिलेगा। दोनों एक साथ में नहीं देखा जा सकता है। चाहे तो आरएनए देखने को मिलेगा, चाहे तो डीएनए देखने को मिलेगा, दोनों एक साथ में नहीं हो सकता है। और अधिकतर ससुरा वायरस जो होता है उसको में आरएनए ही देखने को मिलेगा। आपको 90% आप समझ लीजिए तो आरएनए ही वायरस आपको देखने को मिलता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए बैक्टीरियोफेज। 12 नंबर सवाल है कि बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरियोफेज यहाँ से बैक्टीरिया फेज से यह मत समझ लीजिएगा कि बैक्टीरिया है यानी जीवाणु है। बैक्टीरियोफेज ये विषाणु है। बैक्टीरियोफेज है जो ये विषाणु है, आप इसको याद रखिएगा। बैक्टीरियोफेज क्या है? विषाणु है। इसी बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है, इसी के कारण गंगा नदी का पानी कभी सड़ता नहीं है। मतलब जो गंगा नदी में कीटाणु नहीं लगता है, जीवाणु नहीं लगता है, कीटाणु नहीं लगता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया फेज जो वायरस होता है ये जीवाणुओं पर ही अटैक कर देता है, यानी जीवाणुओं को ही मार देता है। तो ये बैक्टीरिया फेज के कारण ही गंगा नदी का पानी सड़ता नहीं है, इसके कारण वो गंगा नदी का पानी हमेशा साफ रहता है, बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण। तो आप इसको याद रखिएगा। आगे देखिए 13 नंबर सवाल है कि बैक्टीरियोफेज शब्द किसने दिया? तो अगर बैक्टीरियो शब्द हमसे पूछा कि बैक्टीरियो शब्द किसने दिया, तो डी हेरले ने दिया था। बैक्टीरियो शब्द पूछे कि किसने दिया, तो डी हेरले ने। याद रखिएगा, डी हेरले ने। बैक्टीरियो शब्द किसने दिया? तो डी हेरले ने। अगर पूछ ले कि बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया था, तो बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया था? तो टूबार्ट ने किया था, टूबार्ट ने। तो इसको भी याद रखिएगा। अगर पूछ ले कि बैक्टीरियोफेज शब्द किसने दिया, तो डी हेरले ने। अब अगर पूछे बैक्टीरियोफेज का
आविष्कार यानी कि खोज किसने किया था, तो टूबार्ट के कारण, और बैक्टीरियोफेज विषाणु के कारण ही गंगा नदी का पानी सड़ता नहीं है। अगर पूछ ले कि बैक्टीरियोफेज में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अगर पूछ ले कि बैक्टीरियोफेज में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इस बैक्टीरियोफेज में एंजाइम भी पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। याद रखिएगा, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है बैक्टीरियोफेज वायरस में। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज से मत समझ लीजिएगा कि जीवाणु है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज शब्द किसने दिया, तो डी हेरले ने दिया। और बैक्टीरियोफेज का आविष्कार किसने किया, यानी कि खोज किसने किया, तो टूबार्ट ने किया। आप इतना याद रखिएगा। अब देख लीजिए 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल है कि टीएमवी विषाणु डीएनए है या आरएनए, ये हमसे पूछा। यानी कि टीएमवी, यहाँ पे आपको टीएमवी का मतलब समझ में आना चाहिए। टीएमवी जो है इसका मतलब है टैबैको मोजेक वायरस, टैबैको मोजेक वायरस। इसी वायरस में यानी कि तंबाकू के पौधे से ही जो पहला जो वायरस खोजा गया था इवान बिस्की के द्वारा 1892 ईस्वी में, ये पहला यही वायरस को खोजा गया था, टैबैको मोजेक वायरस को ही खोजा गया था। इसी टैबैको मोजेक वायरस को खोजा गया था। ये टैबैको मोजेक वायरस है क्या, डीएनए है या आरएनए है, हमसे ये पूछा है, तो ये आरएनए वायरस है। टीएमवी विषाणु जो है ये आरएनए वायरस है, आप इसको याद रखिएगा। हमने अभी बताया कि अधिकतर जो होता है, अधिकतर वायरस जो आपको होता है आरएनए ही दिखेगा, क्योंकि डीएनए जो होता है, डीएनए से हम किसी भी चीज का सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर इस साला इस जो वायरस होता है इसमें अधिकतर वायरस जो होता है आरएनए ही होता है। इसी के कारण हम इस पे सटीक जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और कुछ बहुत सारे लंबे समय तक इस पे चर्चा यानी कि रिसर्च करते रह जाते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे देख लीजिए। आगे है 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। तो इसको याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, तो रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, तो लुईस पास्चर ने किया था। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, लुईस पास्चर ने। चेचक के टीके का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। चलिए आगे देखिए 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है कि अधिकतर पादप विषाणु होते हैं, हमने अभी आपको बताया क्या होता है, आरएनए विषाणु। जितना भी आपको दिखेगा अधिकतर आपको विषाणु भी जो दिखेगा आरएनए विषाणु ही दिखता है। तो अधिकतर पादप विषाणु होते हैं, क्या होते हैं, आरएनए विषाणु होता है, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर सवाल है कि विषाणु के अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो जो विषाणु का जो अनुवांशिक पदार्थ जो होता है, या तो आपको आरएनए दिखेगा, या तो आपको डीएनए दिखेगा। दोनों एक साथ में नहीं दिख सकता है, दोनों एक साथ में नहीं दिखेगा। हम बार बार बोल रहे हैं, दोनों एक साथ में नहीं दिखेगा। चाहे तो आपको आरएनए दिखेगा या तो आपको डीएनए दिखेगा, और अधिकतर आरएनए ही दिखता है, अधिकतर आपको आरएनए ही दिखेगा। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे है 19 नंबर सवाल के विषाणु का संक्रामक भाग होता है, वही बात है डीएनए, चाहे तो डीएनए हो या तो फिर आरएनए हो, और इसे ही क्या कहा जाता है, डीएनए हो या तो इसी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है। तो आपको अगर ये विषाणु का संक्रामक भाग होता है, आपको अगर ऑप्शन में डीएनए या तो आरएनए नहीं रहेगा, तो आपको मान लीजिए अगर न्यूक्लियोइड भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो न्यूक्लियोइड को भी टिक कर दीजिएगा। न्यूक्लियोइड भी अगर रहेगा, क्योंकि इसी को कहा जाता है, न्यूक्लियोइड को ही कहा जाता है डीएनए या तो फिर आरएनए वायरस के रूप में। चलिए ठीक है, तो 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर सवाल है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो पोलियो के टीके की खोज किसने किया था, जॉन इसाल्क ने किया था। याद रखिएगा इसको, जॉन इसाल्क ने। कई एक बार सवाल पूछा जाता है, कई एक बार ये सवाल पूछा गया है। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था, जॉन इसाल्क ने। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आगे है 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल के ओरल पोलियो टीके का खोज किसने किया था, ओरल पोलियो टीके का खोज, यानी कि हम लोग जो 2 बूंद जिंदगी का जो पिलाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, इसके बारे में ये पूछा है। ये सवाल 2018 के ग्रुप डी में आपको पूछा जा चुका है, ये 2018 के ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, आप इसको भी याद रखिएगा। तो ओरल पोलियो टीके का खोज किसने किया था, तो अल्बर्ट साबिन ने किया था, आप इसको याद रखिएगा, अल्बर्ट साबिन ने। ओरल पोलियो टीके का खोज किसने किया था, अल्बर्ट साबिन ने, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 22 नंबर सवाल है कि रासायनिक रूप से विषाणु होते हैं, तो न्यूक्लियो
न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन याद रखिएगा, न्यूक्लियोप्रोटीन। रासायनिक रूप से जो विषाणु होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। मतलब इसमें न्यूक्लिक अम्ल होगा और प्रोटीन होगा। न्यूक्लियोइड के तौर पे आपको आरएनए रहेगा, चाहे तो डीएनए रहेगा, और प्रोटीन इसमें रहेगा। प्रोटीन को क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए देखिए 23 नंबर सवाल है कि विषाणु का पेप्लोमर या स्पाइक किससे बना होता है। विषाणु का पेप्लोमर या तो स्पाइक किससे बना होता है, तो ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से। ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, आप इसको याद रखिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से। ग्लाइकोप्रोटीन से आप कोरोना वायरस का अगर फिगर देखे होंगे तो इसमें आपको इस प्रकार से ऐसे अगर का जो मुंह ऐसा इसका दिखता होगा, इसी को कहा जाता है स्पाइक। जो ऊपर में जिस रहता है इसी को स्पाइक कहते हैं। और ये जो बना होता है, ये जो बना होता है किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इस प्रकार से जो रहता है, इस प्रकार का जो रहता है वायरस में, इस प्रकार की जो संरचना होती है ऊपर में, इसी को कहा जाता है, इसी को स्पाइक कहा जाता है। जो ये बना होता है किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। चलिए ठीक है, तो आप देख लीजिए 24 नंबर सवाल को। 24 नंबर सवाल है कि स्वाइन फ्लू किस विषाणु के कारण होता है। तो स्वाइन फ्लू किस विषाणु के कारण होता है, तो H1N1 के कारण होता है, H1N1 के कारण, H1N1 के कारण। इसी में एक बर्ड फ्लू भी पूछा जाता है। देखिए 25 नंबर सवाल, तो बर्ड फ्लू किस विषाणु के कारण होता है, तो बर्ड फ्लू किस विषाणु के कारण होता है, H5N1, H5N1 के कारण होता है, H5N1 के कारण होता है। तो आप याद रखिएगा, स्वाइन फ्लू अगर पूछ ले तो H1N1 के कारण, और बर्ड फ्लू पूछ ले तो H5N1 के कारण होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल कहा है कि किस बीमारी को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। तो किस बीमारी को हाइड्रोफोबिया के भी नाम से जाना जाता है, तो इसको हाइड्रोफोबिया के नाम से किस बीमारी को जानते हैं, रेबीज को। रेबीज बीमारी को हाइड्रोफोबिया के भी नाम से जाना जाता है। जब हाइड्रोफोबिया बीमारी या तो फिर रेबीज बीमारी जब होता है तो ये इसमें जो होता है, इसमें पानी से डर लगने लगता है, पानी से डर लगने लगता है। और ये ज़्यादातर आपको कुत्ता काटने से होता है, ज़्यादातर आपको कुत्ता काटने से होता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ कुत्ता ही काटे तब होएगा, अगर कोई भी जानवर आपको काटता है, अगर वह इस बीमारी से संक्रमित है तो भी आपको ये हाइड्रोफोबिया बीमारी हो सकता है। तो ठीक है, लेकिन अधिकतर जो होता है वो कुत्ता के काटने से ही होता है। तो इसमें पानी से डर लगता है। तो किस विषाणु कौन सी बीमारी को हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं, तो रेबीज को। चलिए आगे देखिए, आगे 27 नंबर सवाल है। 27 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन अकोशिकीय हैं। निम्न में कौन अकोशिकीय हैं। जो यहाँ पे आपको वायरस दिख रहा है, वायराइड दिख रहा है, प्रियोन दिख रहा है, ये सभी जो हैं वायरस के प्रकार ही हैं। ये सभी आपको विषाणु के ही प्रकार हैं। तो सारे विषाणु, जितने विषाणु हैं सब तो अकोशिकीय हैं। तो वायरस भी हो जाएगा, वायरॉइड भी हो जाएगा, प्रियोन भी हो जाएगा। तो इसका आंसर तो सभी हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसका आंसर सभी हो जाएगा, पर हम इन सब के बारे में कुछ जान लेते हैं। आप इस सब के बारे में कुछ जान लीजिए। ठीक है, तो ये जो वायरस होता है, हमने अभी भी बताया था कि वायरस के पास में आपको तो प्रोटीन मिलेगा, जो प्रोटीन मिलेगा इसको कैप्सिड कहा जाएगा। ठीक है, अब प्लस में इसको न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, और न्यूक्लिक एसिड में आपको तो चाहे तो इसमें आरएनए होगा, आपको चाहे तो इसमें आरएनए देखने को मिलेगा, या तो फिर इसको में डीएनए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये जो वायराइड होता है, इसमें आपको आपको सिर्फ इसमें देखने को मिलेगा आरएनए, इसमें सिर्फ आरएनए को देखने को मिलेगा। नहीं तो आप इसको में आवरण मिलेगा आपको देखने को, नहीं तो आपको इसको में प्रोटीन यानी कि कैप्सिड मिलेगा देखने को। जो सिर्फ और सिर्फ जो वायराइड जो विषाणु बना होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आरएनए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और एक बात याद रखिए कि अगर वायराइड का अगर खोज पूछ ले कि वायराइड का खोज किसने किया था, तो वायराइड का खोज किया था डाइनर ने। तो इसको भी याद रखिएगा, वायराइड का खोज किसने किया था, तो डाइनर ने किया था। वायराइड की खोज किसने किया था, तो डाइनर ने किया था। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रियोन जो लिखा हुआ है, ये प्रियोन में केवल प्रोटीन होता है। संक्रामक तौर पे आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या दिखेगा, आपको प्रोटीन दिखेगा। प्रोटीन संक्रामक तत्व के रूप में इसमें क्या दिखेगा, प्रोटीन दिखेगा। तो आप इसको याद रखिएगा। अगर पूछ ले कि प्रियोन का खोज किसने किया था, तो प्रियोन का खोज अगर पूछ ले किसने किया था, तो प्रुइनर ने किया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा गिजबीजा हो गया, हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं।
ठीक है। अगर पूछ ले कि प्रियोन का खोज किसने किया था, प्रियोन का खोज किसने किया था, तो प्रूइनर ने किया था, प्रूइनर ने। तो आप इसको भी याद रखिएगा, प्रियोन का खोज किसने किया था, तो प्रूइनर ने, प्रूइनर ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर एक चीज और पूछता है कि अगर पूछ ले कि स्लो वायरस किसे कहा जाता है, तो इसी प्रियोन को भी स्लो वायरस कहते हैं। इस प्रियोन को स्लो वायरस भी कहा जाता है, स्लो वायरस भी कहा जाता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, प्रियोन को स्लो वायरस भी कहते हैं। तो प्रियोन का खोज किसने किया था, प्रूइनर ने। अब बायराइड की खोज अगर पूछ ले कि बायराइड का खोज किसने किया था, तो डाइनर ने। बायराइड की खोज अगर पूछ ले किसने किया था, तो डाइनर ने। ठीक है, तो आप इसना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे है 28 नंबर सवाल कि विषाणु संपूर्ण पौधे को संक्रमित कर सकता है किसे छोड़कर। ठीक है, अगर पूछे कि विषाणु संपूर्ण पौधे को संक्रमित कर सकता है किसको छोड़कर, तो एपेक्स वाला भाग को छोड़कर, यानी कि एपेक्स वाला भाग, जो एपेक्स वाला भाग, जो ऊपर वाला, जो तना का सबसे ऊपर वाला जो शीर्ष वाला भाग होता है, जो तना का सबसे ऊपर वाला जो शीर्ष वाला भाग होता है, इसे छोड़कर संपूर्ण पौधे को वायरस से संक्रमित कर सकता है। अब ऊपर वाला को क्यों नहीं कर पाता है, एपेक्स वाला को क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेजी से नए नए कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। इसी के कारण यहाँ पर यह वायरस जो होता है इसे संक्रमित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे 29 नंबर है, 29 नंबर के कोरोना वायरस एसएस आरएनए वायरस है। एसएस कहने का मतलब क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस है, कोरोना वायरस है जो आरएनए वायरस है, आप इसको भी याद रखिएगा। और 30 नंबर सवाल है कि एड्स रोग जो होता है वो भी एसएस आरएनए वायरस के कारण, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। आरएनए जो वायरस होता है, अधिकतर आपको हमने बताया कि आरएनए वायरस ही अधिकतर होता है, और आरएनए और डीएनए होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ आपको याद रखना है कि किसी भी चीज़ का अगर हम सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो पहले हमको उसके बाद उसका डीएनए करना होगा, तब हम उसका करेंगे। और देखिए एक चीज़ और हम बताते हैं कि यहाँ पे जो डीएनए से जो आरएनए बनाया जाता है, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जो डीएनए से अगर हम आरएनए बनाते हैं तो उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से अगर हम डीएनए बनाते हैं तो उसे कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये हम आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड जितना भी सवाल था जो बना था उसको हम एक वीडियो में बना दिए हैं, आप वहाँ पे जाकर देख लीजिए, हम सब कुछ इसके बारे में समझा दिए हैं। तो ठीक है, इससे हमारा इतना ही सवाल है। तो इस विषाणु के अंतर्गत जितने भी आपको सवाल पूछे गए थे हमने उसको सबको बता दिया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बाबा साइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं अगले ही इस प्रकार के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।